फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को समझाना है तो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट विच शोज एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। सिंपल वर्ड्स में कि गवर्नमेंट बजट का मतलब है कि नेक्स्ट 1 ईयर में गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा एक्सपेक्टेड और कितनी आमदनी होगी या इनकम होगी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू 1 ईयर सरकार के आने वाले 1 साल में, अगले 1 साल में सरकार का क्या एक्सपेक्टेड खर्चा और क्या एक्सपेक्टेड इनकम, इनकम को रिसीट्स भी कहते हैं, रहेंगी, वो सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है। तो गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो 1 साल पहले ही बना लेती है कि मेरा अगले साल एक्सपेक्टेड इतना खर्चा होगा और इतनी इतनी इनकम्स रहेंगी फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ठीक है, इन इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द एनुअल बजट of the government for its approval by the parliament on 1 February को जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया में पार्लियामेंट में बजट को लेके आते हैं और फिर पार्लियामेंट में उसको पास कराते हैं। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फिस्कल पॉलिसी और बजट में क्या फ़र्क है। फिस्कल पॉलिसी भी तो गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की इनकम से रिलेटेड है और बजट भी रिलेटेड है, मगर बजट में एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की बात हो रही है नेक्स्ट 1 ईयर की, जबकि फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेक्टेड की कोई बात नहीं होती। फिस्कल पॉलिसी में सिर्फ ये बात होती है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू से रिलेटेड होगा, उसमें टाइम पीरियड की भी बात नहीं होती। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का बजट का सेकंड टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, कि जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए बजट बनाती है उसके मकसद क्या होते हैं। ठीक है, उसके मोटिव्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, तो मैं एक बार ब्रीफली फिर से बता देता हूँ कि गवर्नमेंट बजट होता है कि नेक्स्ट 1 ईयर में, ठीक है, नेक्स्ट 1 ईयर या फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड खर्चा और एक्सपेक्टेड आमदनी मतलब इनकम क्या होगी नेक्स्ट 1 ईयर को लेके, उसे हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो जब भी गवर्नमेंट बजट बना रही होती है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है जीडीपी ग्रोथ। जब भी किसी कंट्री की गवर्नमेंट बजट तैयार करती है तो उसका मेन मकसद होता है कि जीडीपी को ग्रो करना। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब विद इन द कंट्री जो गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा और बढ़ाना। ठीक है, इट कैन बी अचीव्ड बाय 2 वेज। इसको 2 तरीके से हासिल किया जा सकता है। बाय इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कि गवर्नमेंट अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करे। बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करे। किस तरीके से? सब्सिडी दे या टैक्स में रिबेट दे या टैक्स हॉलीडे, कि भाई यहाँ आके कंपनी खोलो फलां फलां जगह पे जो बैकवर्ड एरियाज है और तुम्हें 3 साल 5 साल के लिए या 2 साल के लिए 1 साल के लिए टैक्स माफ, उसे टैक्स हॉलीडेज कहते हैं। तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव या गोल है बजट बनाने का वो है जीडीपी ग्रोथ। सेकंड पे आ जाते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से ताकि वेस्टेज ना हो। तो अंडर budgetary policy, the government of a country allocates the resources in such a way which promote welfare. तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को इस हिसाब से यूज करना चाहती है कि वेलफेयर में बढ़ावा आए, वेलफेयर पहले से ज्यादा हो। इसमें क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले टैक्सिंग ऑन सिगरेट्स एंड लीकर एटसेट्रा एटसेट्रा। गवर्नमेंट विल टैक्स, वो सारी चीज़ों को टैक्स लगाएगी जो हमारी हेल्थ के लिए या फिर पूरी इकोनॉमी के लिए तो नहीं, कि लोगों के लिए ख़राब है, जैसे सिगरेट शराब वगैरह पे टैक्स लगाएगी। और क्या होगा? स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, वो जो टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा है वो खर्च करेगी एजुकेशन के ऊपर, मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, या सब्सिडीज़ देगी उन कंपनियों को जो विद द कंट्री सामान बनाने की कोशिश करेंगी, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाली कंपनियों को। तो ऐसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो एक जगह से रिसोर्सेज निकाल के दूसरी जगह पे खर्च किए जाएंगे, प्रॉपरली एलोकेट किए जाएंगे। तो ये तो था आपका सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होता है, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बाद में भी लेके आऊंगा चैप्टर के एंड में। तो पब्लिक गुड्स सिंपल वर्ड्स में वो गुड्स होते हैं जो कि सबके कॉमन यूज के लिए होते हैं, बट इसमें 2 चीजें कॉमन हैं, 2 फीचर्स हैं इसके। एक तो रेवेलरी नहीं होती इसमें, और नॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल। रेवेलरी क्यों नहीं होती?
फॉर एग्जाम्पल मैं सड़क पे चल रहा हूँ, तो मैं किसी और को सड़क पे चलने से तो नहीं ना रोक सकता। ये तो नहीं कह सकता कि भाई इस बंदे ने टैक्स नहीं दिया, ये क्यों सड़क पे चल रहा है। तो रेवेलरी मतलब अगर एक इंसान उसे यूज कर रहा है तो दूसरे की यूजेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो दूसरे के लिए भी सड़क अवेलेबल है, वो भी चल सकता है। एंड नॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? नॉन एक्सक्लूजन का मतलब कि अगर एक इंसान यूज कर रहा है तो दूसरे इंसान को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। उसे एकदम ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो सामान नहीं बचेगा, वो भी वो सामान साइमल्टेनियसली यूज कर सकता है। इसकी एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, जो सड़कें वगैरह, रोड्स वगैरह, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि दीज आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई collective needs of the people, that is public parks, railways, etc., etc. It is through budgetary allocation of funds that these goods are sufficiently provided. तो बजट में इन गुड्स के लिए एक प्रॉपर फंड्स होता है, जैसे रेलवे बजट होता है अलग से, जैसे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट होता है, तो इनके ऊपर अलग से पैसे खर्च किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट बजट में ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स के ऊपर कितना खर्चा करेगी। ठीक है, तो बजट का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक गुड्स मुहैया कराए जाएं या अवेलेबल कराए जाएं ताकि वो उनका यूज करें। फोर्थ पॉइंट आ जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाना और गरीबों के ऊपर खर्चा करना, तो जो इनइक्वालिटीज हैं उसको कम किया जाए, ये भी एक मकसद होता है। अब नहीं होती वो एक अलग बात है। तो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस। तो जब भी इक्वालिटी पूरी तो नहीं आ सकती, अगर इनइक्वालिटी रिड्यूस होएगी तो ये किसका साइन है? सोशल जस्टिस का। और यही मेन मकसद है हर एक वेलफेयर सोसाइटी का। तो इट कैन बी डन बाय टू वेज, बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू पुअर। अमीरों पे टैक्स लगाओ और गरीबों पे खर्चा करो। बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन, एट लोअर प्राइस। जो गरीब लोग हैं उनके, जैसे इंडिया में राशन कार्ड वगैरह बने हुए हैं, उसमें क्या होता है, उस कार्ड को दिखा के सस्ते रेट पे अनाज या जो भी बेसिक नेसेसिटीज है वो मिल जाती है। तो इस टाइप का सिस्टम लाया जाए जिससे कि जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोगों को अच्छे से हेल्प की जाए और सस्ते रेट पे सामान अवेलेबल कराया जाए जो बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, कि हर एक जो इलाका है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, उनको भी डेवलप करना है और हर एक इलाके में बराबरी लेके आनी है, बैलेंस लेके आना है। ये नहीं कि अगर आप शहरों में जाओ तो आपको लगेगा कि हम वेस्टर्न कंट्रीज आ गए, और अगर आप किसी विलेज वगैरह में चले जाओ तो वहाँ ऐसी फैसिलिटीज हैं कि आपको लगेगा कि हम तो बिल्कुल ही ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसी इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, बैकवर्ड रीजन्स को भी डेवलप करना चाहिए, ये बजट का मेन मकसद होता है। तो इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग वेज, मैंने लिखा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड। एसईजेड होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले जाएं, लाइक इंडस्ट्रियल एरिया खोले जाएं जहाँ पे फैक्ट्रीज आएँ और काम करें, लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। बाय प्रोवाइडिंग लिबरल टैक्स लॉज और सब्सिडीज इन बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज में टैक्स लॉज को थोड़ा आसान किया जाए या सब्सिडी वगैरह दी जाए कंपनियों को, ताकि वहां जाके वो अपना काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, बजट का ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो बजटरी पॉलिसी में होता क्या है, बजटरी प्रोविजंस आर मेड फॉर वेरियस स्कीम्स। गवर्नमेंट इसमें काफी स्कीम्स के ऊपर पैसा एलोकेट करती है, लाइक महात्मा गांधी योजना, जो मनरेगा वगैरह है, उनके ऊपर कितना खर्चा होगा, और इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार कितनी कंपनियां नई खोलेगी और कितनी पे एग्जिस्टिंग खर्चा करेगी। तो उन सारे प्लान्स की बात की जाती है जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े पहले से। ठीक है, तो बजट में काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज पे या वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज पे जिसपे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पहले से ज्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि उसके कंट्री में स्टेबिलिटी रहे, उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है बजट में एक मकसद बनाती है कि अगर इस तरीके से हुआ तो मैं इतना इतना पैसा खर्च करूंगी, क्योंकि बजट तो एक्सपेक्टेड ही होता है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होती है? बिजनेस साइकिल का मतलब है कि मार्केट में अप्स एंड डाउन आना। जब मार्केट अप पे होती है तो उसे क्या कहते हैं? बूम पीरियड। जब इकोनॉमी या मार्केट एकदम लो होती है तो उसे कहते हैं डिप्रेशन। जब गिर रही होती है तो उसे कहते हैं रिसेशन, और जब बढ़ रही होती है तो उसे कहते हैं रिकवरी। तो ये जो बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल है, ये फ्लक्चुएशंस को कहा जाता है। तो बजट इज यूज्ड टू करेक्ट
द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में आ गया है तो उसे इन्फ्लेशन कहेंगे, उसको भी कंट्रोल करना है। और अगर कुछ ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा खत्म हो गया है उसको डिफ्लेशन या डिफ्लेशनरी गैप या डिप्रेशन कहेंगे, उस सिचुएशन से भी इकोनॉमी को निकलना है। तो गवर्नमेंट क्या करती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करती है गवर्नमेंट यूजेज मोर मेजर्स टू रिड्यूस मनी सप्लाई। तो बजट का मेन मकसद होता है कि ऐसे काम किए जाएं जिससे मनी सप्लाई कम हो, जैसे कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट सरकार रोक देती है, और कई तरीके हैं, जैसे लोन्स देने पे कंट्रोल कर लेती है, जैसे टैक्सेस को हाई कर लेती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट ड्यूरिंग डिप्रेशन, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पैसा नहीं होता, तो गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट्स एक्सपेंडिचर और इन्फ्यूज करती है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे मार्केट में पैसा नहीं रहा था तो सारी कंट्रीज ने अपने मार्केट में पैसा इन्फ्यूज किया था। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी स्टिमुलेट्स द इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब है जब भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंट्री में तो ये स्टिमुलेट करती है, बढ़ावा देती है किसको, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो अपने आप ही बढ़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ बजट का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ बजट और कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कि गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है या फिर गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं जो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला कंपोनेंट है बजट रिसीट्स और दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। तो सिंपल वर्ड्स में चलिए शुरू करते हैं। बजट रिसीट्स क्या होता है? बजट रिसीट्स रेफर्स टू एक्सपेक्टेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन 1 ईयर, कि नेक्स्ट 1 ईयर में गवर्नमेंट की रिसीट्स इनकम कहां कहां से आ सकती है, ऑल सोर्सेज से, जहां जहां से भी गवर्नमेंट को पैसा आ सकता है, वो सारे एक्सपेक्टेड जो रिसीट्स हैं गवर्नमेंट की, उनको हम बजट रिसीट्स कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि बजट रिसीट्स क्या होता है? ऑल एक्सपेक्टेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन 1 ईयर और फाइनेंशियल ईयर, कि नेक्स्ट 1 ईयर में गवर्नमेंट को कहां कहां से एक्सपेक्टेड कितना कितना पैसा आएगा, हर एक रिसोर्स से, हर एक जगह से जितना भी एक्सपेक्टेड पैसा आने की जो उम्मीद है उसको टोटल कर ले तो वो बजट रिसीट्स होता है। नेक्स्ट बजट एक्सपेंडिचर, ये नेक्स्ट 1 ईयर का एक्सपेक्टेड खर्चा। ठीक है, तो इट रेफर्स टू एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन 1 ईयर, कि नेक्स्ट 1 ईयर में गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड खर्चा जो भी रहेगा उसे हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी कि बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ बजट रिसीट्स की डिटेल में, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स भी आती हैं, तो एक ही वीडियो में सब कुछ डालूंगा तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ बजट या कंपोनेंट्स ऑफ बजट, जिसमें कि हमने बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बजट रिसीट्स डिस्कस करूंगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ बजट के चैप्टर में से, जिसका नाम है बजट रिसीट्स। तो बजट रिसीट्स क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बजट रिसीट्स का मतलब है कि नेक्स्ट 1 ईयर में गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेड इनकम है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है, उसे हम बजट रिसीट्स कहते हैं। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एक्सपेक्टेड मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर मतलब नेक्स्ट 1 ईयर की बात चल रही है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन 1 ईयर, कि नेक्स्ट 1 ईयर में गवर्नमेंट की कितनी इनकम जनरेट होगी फ्रॉम ऑल सोर्सेज, और जितनी भी बात चल रही है ये एक्सपेक्टेड इनकम की चल रही है। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं बजट रिसीट्स के अंदर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा है कैपिटल रिसीट्स। तो इनके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनानी है, मगर यहाँ पे फिलहाल मैं इसका मीनिंग हल्का फुल्का सा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। मतलब रेवेन्यू रिसीट्स वो सरकार की आमदनी या इनकम है जो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। मतलब जो भी गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है वो मुफ्त में आ रहा है। ठीक है, मुफ्त में तो नहीं कह सकते, मगर सरकार को वो रीपे वगैरह नहीं करना, तो लायबिलिटी कोई नहीं है। एंड ऑल्सो डू नॉट कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स, और गवर्नमेंट को कोई एसेट्स भी नहीं खत्म हो रहे, एसेट्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब इस टाइप की तनख्वाह जो भी होती है गवर्नमेंट की वो टैक्स वगैरह से आती है, जो सरकार को ना ही वापस करनी होती किसी को, और ना ही सरकार को टैक्स इकट्ठा करने के लिए अपना कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के पास आमदनी या इनकम का सोर्स होता है, और ना ही सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी होती है, और ना ही सरकार के कोई एसेट्स कम होते हैं। ठीक है, इसको मैं और ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल रिसीट्स।
ये इससे एकदम अपोजिट है। ये क्या करते हैं, या तो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। दीज आर दोज रिसीट्स विच ईदर क्रिएट्स लायबिलिटी। गवर्नमेंट के पास इनकम तो आ गई, पैसा तो आ गया, मगर ये लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं। जैसे सरकार कहीं से बोरोइंग्स वगैरह ले ले तो लायबिलिटी चढ़ गई ना। और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, के इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसके एसेट्स भी रिड्यूस हो सकते हैं। इसका एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, जैसे बिजली प्राइवेटाइज कर दी, या फिर क्या कहते हैं रेलवेज प्राइवेटाइज कर दी, या कुछ भी प्राइवेटाइज कर दिया, तो उसके लिए वो जो गवर्नमेंट है वो अपनी कंपनी को बेचेगी ना प्राइवेट सेक्टर को। तो जो भी प्राइवेट सेक्टर को बेच के उसके पास पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट्स होंगी। या जो भी गवर्नमेंट बोरोइंग्स करती है वो भी कैपिटल रिसीट्स होंगी, क्योंकि बोरोइंग्स लायबिलिटी क्रिएट करती है। और जब भी हमने मतलब गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी बेचती है तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं ना। तो या तो एसेट्स कम होंगे या लायबिलिटी चढ़ेगी, और गवर्नमेंट के पास अगर पैसा आया तो उसे हम कैपिटल रिसीट्स कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बजट रेवेन्यू रिसीट्स जो है, बजट रिसीट्स का फर्स्ट पार्ट, वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बजट टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बजट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब तो होता है इनकम, जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास। तो रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आता है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज रिसीट्स, सारी वो रिसीट्स विच डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी एंड ऑल्सो डू नॉट कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स। तो वो सारे इनकम के सोर्सेज जो गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी भी नहीं चढ़ाते, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जे का बोझ भी नहीं चढ़ रहा, और गवर्नमेंट के कोई एसेट भी कम नहीं हो रहे, मतलब गवर्नमेंट को कुछ अपना सामान बेचना भी नहीं पड़ रहा, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचनी भी नहीं पड़ रही। बेसिकली इसमें टैक्स एंड नॉन टैक्स आ जाता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है बजट रिसीट्स। तो बजट रिसीट्स क्या होती हैं? बजट रिसीट्स नहीं यहाँ पे लिखना था मुझे, मैं इसको रब कर देता हूँ। बजट रिसीट्स की जगह मुझे यहाँ पे लिखना था रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, वो कभी कभी स्पीड में हो जाता है। रेवेन्यू रिसीट्स। तो अब ये जो रेवेन्यू रिसीट्स है, ये दो जो है हिस्सों में डिवाइड की गई है। सबसे पहले आ जाता है टैक्स रिसीट्स, और दूसरा आ जाता है नॉन टैक्स रिसीट्स। तो ये टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स क्या है, वो मैं इसी वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए। तो सबसे पहले टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं? टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, कंपल्सरी पेमेंट याद रखना, विच इज मेड बाय द इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स और फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट। ठीक है, तो जो टैक्स है वो क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है, जो इंडिविजुअल को या हाउस होल्ड को या कंपनी को देना ही देना है, विदाउट रेफरेंस टू एनी बेनिफिट का मतलब है चाहे बेनिफिट हो चाहे बेनिफिट ना हो, टैक्स आपको देना ही देना है। ठीक है, बेनिफिट के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। जब मैं पब्लिक फाइनेंस की एडवांस्ड वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें ये चीजें सारी डिस्कस करूंगा, बट अभी स्कूल लेवल पे इतना ठीक है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कि गवर्नमेंट कितने टाइप के टैक्स इकट्ठा करती है। सबसे पहला आ जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें इनकम के बढ़ने से ये जो टैक्स रेट है वो बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 5 लाख इनकम है तो आप पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। अगर 5 to 7 है तो लेट 5%, 5 to 10 है, 5 to 10 लाख तो लेट आपके ऊपर 5% लग रहा है, लेट एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। और अगर आपकी 10 to 20 लाख होगी तो यही 5% बढ़ के 10% हो जाएगा। तो परसेंटेज बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट बढ़ता है। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल्स हैं इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स। जितना ज्यादा वेल्थ है उतना ज्यादा परसेंटेज आपकी टैक्स बढ़ता रहेगा, या इनकम टैक्स इसकी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लिखा हुआ मैंने इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। नेक्स्ट आ जाता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स इससे उल्टा है। रिग्रेसिव टैक्स कहता है जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आपका जो टैक्स रेट है वो गिर जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाता है इसमें जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जैसे जीएसटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक रिक्शा पुलर है या एक लेबरर है, उसकी तनख्वाह है 10 रुपए। ठीक है, और वो 10 रुपए की एक ब्रेड खरीदता है ताकि वो कुछ खा सके। उस ब्रेड के ऊपर गवर्नमेंट ने 1 रुपया टैक्स लगाया हुआ है, जीएसटी लगाया हुआ है। ठीक है, 1 रुपया टैक्स है। तो उसकी जो टोटल इनकम थी 10 रुपए, उसमें में से उसने 1 रुपया टैक्स दिया, तो उसने अपनी इनकम का 10% टैक्स दिया। 10 रुपए का 1 रुपया 10% होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, दिमाग से सोचो, मान लो मेरी तनख्वाह है 100 रुपीज। अब मैं 100 रुपीज में वही सेम ब्रेड खरीदता हूँ और मैं भी 1 रुपया टैक्स देता हूँ, मगर मैंने अपनी तनख्वाह का कितना परसेंट टैक्स दिया? मैंने अपनी 100 रुपए की इनकम में से 1 रुपया जीएसटी दिया, मतलब 1% दिया। तो रिग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन पुअर पे ज्यादा पड़ता है
और अमीर पे कम पड़ता है। इसलिए जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज, जितने भी ये इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, इनका जो बर्डन है वो ज़्यादातर गरीबों पे पड़ता है और अमीरों पे जो बर्डन है वो कम पड़ता है। तो सिंपल वर्ड्स में, इट इज़ अ टैक्स इन विच टैक्स रेट फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। मतलब आपका टैक्स का परसेंटेज गिर जाएगा अगर आपकी तनख्वाह ज़्यादा है, और टैक्स का परसेंटेज बढ़ जाएगा अगर आपकी तनख्वाह कम है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको वैट भी कहते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस में लागू होता है, जहां पे भी वैल्यू ऐड होती है। फॉर एग्जांपल, इसमें भी मैं स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास वीट है, ठीक है। वीट मतलब कनक है, गंदम है, जिसको हम गंदम भी कह देते हैं, कनक भी कह देते हैं पंजाबी में, और वीट भी कह देते हैं। मान लो आपके पास वीट है, वीट का आपने कन्वर्ट करके आटा बना दिया, तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में वैल्यू ऐड हुई ना। अब जो भी इसके ऊपर टैक्स लगेगा वो वैल्यू एडेड टैक्स होगा। अब आटे के आपने बिस्किट्स बना दिए, तो ये जो बिस्किट्स हैं, अब 1 किलो आटे की वैल्यू और 1 किलो बिस्किट्स की वैल्यू सेम तो नहीं ना होगी, क्योंकि उनपे मेहनत लगी है, वैल्यू भी तो बढ़ी है ना। अब इस वैल्यू को बढ़ाने के ऊपर जो सरकार टैक्स लगाएगी उसको भी वैल्यू एडेड टैक्स कहेंगे। तो कहने की बात यह है कि वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस में जब भी कोई वैल्यू ऐड होती है उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है उसको वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। तो वैल्यू एडेड टैक्स सिंपल वर्ड्स में क्या है? Value added tax is a type of tax which is imposed on the value added in different production processes, या different stages of production या different production processes पे जो भी टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, उसे वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स है जो कि गवर्नमेंट लगाती है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स, मतलब क्वांटिटी, साइज, वेट। तो कोई भी एक ऐसा टैक्स जो सरकार या गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी लगाए, या विद रिस्पेक्ट टू साइज के इतनी क्वांटिटी लेते हो तो टैक्स लगेगा, इससे कम लेते हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, या इतने वेट में चीज लेते हो तो टैक्स लगेगा, इससे कम पे टैक्स नहीं लगेगा। इस टाइप के जो टैक्सेस हैं उनको हम स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो जिसके ऊपर लगा वही देगा, कोई और नहीं देगा। इस टाइप के टैक्स को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। दिस टाइप इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड। जिसके ऊपर इम्पोज किया गया, लागू किया गया, सिर्फ वही देगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम टैक्स है, मेरी जो भी इनकम होती है उस पर जो भी टैक्स लगता है वो मैं ही दूंगा ना, मेरा पड़ोसी थोड़ी ना देगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल इनकम टैक्स ही माना जाता है। और वेल्थ टैक्स, अगर वेल्थ टैक्स, मेरे पास कोई घर है, कोई जायदाद है, जमीनें हैं, और अगर उसके ऊपर टैक्स लग रहा है तो वो तो मेरे ऊपर ही लग रहा है ना, तो बेसिकली मैं ही दूंगा। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर टैक्स लगता है वही देता है, कोई और नहीं देता। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इससे उल्टा है, ये लगता किसी और पे और देता कोई और है। फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी या सेल्स टैक्स वगैरह किस पे लगता था? दुकानदार के ऊपर, अपना सामान बेचने के लिए, और वो प्राइस में ऐड करके हमसे निकलवा देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो लगते तो किसी और के ऊपर हैं, मगर इनडायरेक्टली निकलवाए किसी और से जाते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन, बट यहाँ पे बट आना था, बाय मैंने लिख लिया, स्पीड में कभी कभी हो जाता है। बट पेड बाय सम अदर पर्सन, ठीक है, होली और पार्शली। क्या पता पूरा का पूरा ही वो दूसरे बंदे पे शिफ्ट कर दे, क्या पता पूरा का पूरा टैक्स ना शिफ्ट करे, 10%, 20% या 30% कर दे। तो कहने की बात ये टैक्स लगता किसी और पे और निकलवाया किसी और से जाता है। एग्जाम्पल जीएसटी, ठीक है, लगता किसी और पे और निकलवाया किसी और से जाता है। ये बात याद रखना। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सारे के सारे लगते तो किसी और पे, मगर प्राइस में ऐड करके वो कंज्यूमर से निकलवाए जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगा डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बजट का एक टॉपिक, डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स डिस्कस करूंगा। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिस पे लगेगा, जिस पे इम्पोज होगा वही टैक्स भरेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड। जिसके ऊपर इम्पोज किए गए हैं वही भरेगा, ठीक है, कोई और नहीं भरेगा। ऑन द अदर हैंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन, इम्पोज किसी और पे किए जाते हैं, और पेड बाय सम अदर पर्सन, इम्पोज किसी और पे किए। जैसे सेल्स टैक्स या जीएसटी वगैरह था, जीएसटी लगता है दुकानदार के ऊपर और वो प्राइस में ऐड करके हम ही से निकलवा लेता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हुए कि इम्पोज किसी और पे हुआ और भरा किसी और ने। नेक्स्ट आ जाता है बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड।
जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वो जिसके ऊपर लगा है वही उसी इंसान को भरना पड़ेगा। बट द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस में ऐड करके किसी और से निकलवा सकते हैं ना। तो नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्रेसिव इन नेचर। जो भी ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये ज्यादातर प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी तो टैक्स में परसेंटेज भी बढ़ता रहेगा। ऑन द अदर हैंड जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रिग्रेसिव होते हैं, मतलब वो अमीर पे ज्यादा असर नहीं करते। अमीर उनकी कम परसेंटेज देता है और गरीब उनकी ज्यादा परसेंटेज देता है। मैंने पिछली वीडियो में भी इसका रिग्रेसिव जो टैक्सेशन है उसको डिटेल में समझाया है। अगर आपको यहाँ रिग्रेसिव का मतलब नहीं पता लगा तो आप पिछली वीडियो पे जाइए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नॉन टैक्स रिसीट्स। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था टैक्स रिसीट्स क्या होते हैं, ये बजट का टॉपिक चल रहा है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होती हैं? दीज आर दोज रिसीट्स, ये वो रिसीट्स होती हैं विच अराइज फ्रॉम सोर्स अदर देन टैक्सेस। मतलब गवर्नमेंट की आमदनी तो बन रही है मगर ये किसी टाइप का टैक्स नहीं है। जो गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज कर रहा है या फिर मतलब गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है मगर ये किसी टाइप का टैक्स नहीं है, ये हर एक को नहीं देगा, सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन ही देंगे। तो ये क्या होती है? नॉन टैक्स रिसीट्स। इसमें क्या आ जाता है? सबसे पहले फीस। फीस किस बात की? इट इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विसेज। जब भी आप गवर्नमेंट की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल सर्विसेज लेने जाते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ रजिस्ट्रेशन, कोर्ट फीस देनी है या कोई ऐसा जो गवर्नमेंट की सर्विस यूज कर रहे हो उसके लिए आपको पैसा देना है, तो वो तो फीस हुई ना। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट की कोई मतलब हर एक किसी को तो नहीं ना देनी ये गवर्नमेंट को पैसे। गवर्नमेंट को सिर्फ वही लोग देंगे जो गवर्नमेंट की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो ये किसी टाइप का टैक्स नहीं होता, तो ये नॉन टैक्स में आता है। नेक्स्ट आ जाता है फाइन्स। फाइन्स एंड पेनल्टीज जो कोर्ट वगैरह लगाती हैं या ट्रैफिक वायलेशंस जो करते हैं उनके चलान चलून कटते हैं, वो सारे पैसे आ गए। ठीक है, जो लॉ ब्रेकर्स के ऊपर जो पेनल्टी लगती है इसमें वो चीज आ गई। तो मैंने लिखा है कि दीज आर इकोनॉमिक पनिशमेंट्स मेड बाय लॉ ब्रेकर्स, और ट्रैफिक रूल्स की जो वायलेशंस करते हैं उससे जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उसे फाइन्स वगैरह कह देते हैं। बट इट इज नॉट टैक्स। टैक्स तो हर एक को देना है मगर ये हर एक को थोड़ा ना देना है, ये तो जो लॉ ब्रेकर्स हैं सिर्फ उन्हीं को देना है। नेक्स्ट आ जाता है एस्चीट। व्हाट इज एस्चीट? एस्चीट इंक्लूड्स इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट एनी लीगल हेयर। मतलब जिनका कोई वारिस ना हो, जिनका वारिस ही नहीं है कोई, और वो इंसान मर गए चलते बने ऊपर, ठीक है, तो अगर वो मर गए और उनका कोई लीगल वारिस नहीं बचा हुआ तो वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है और गवर्नमेंट उसको नीलाम करके पैसे ले लेती है। तो ये कोई टैक्स थोड़ना है, टैक्स तो हर एक को देना है मगर ये तो हर एक को थोड़ना देना है, जिसके वारिस है उनकी प्रॉपर्टी तो वारिस ही संभाल लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट वैसे कि इतना मशहूर नहीं है मगर फिर भी इसका तो पार्ट है ही है। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज बढ़ गई हैं, तो जिन जिन लोगों की प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ गई हैं गवर्नमेंट उनको एक स्पेशल असेसमेंट कहती है कि मेरे को असेसमेंट भरो। ठीक है, तो उन लोगों को असेसमेंट भरनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने 4 लेन या 8 लेन कोई हाईवे बना दिया या कोई प्रोजेक्ट बना दिया जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की काफ़ी अप्रिशिएट होगी, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये पेमेंट करनी होती है। इट इज़ अ पेमेंट मेड बाय ओनर्स ऑफ ऑल दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज अप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ गई है, सिर्फ उन्हीं लोगों को पे करनी है। तो ये भी कोई टैक्स थोड़े ना, टैक्स तो सारे पे करते हैं मगर ये टैक्स थोड़ना, ये तो जिनको बेनिफिट मिल रहा है वही पे कर रहे हैं ना। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसको PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एक ही बात है, तो उनके जो प्रॉफिट्स हैं ये भी एक अच्छा सोर्स है गवर्नमेंट की रेवेन्यू के लिए। एग्जांपल मैंने लिखा है प्रॉफिट्स ऑफ रेलवेज या फिर ऐसे ऐसे जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनी है ये भी गवर्नमेंट का एक आमदनी का सोर्स है जो कि टैक्स नहीं है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब जैसे 2G के लाइसेंसेस गवर्नमेंट ने बांटे थे, 3G 4G, अब तो 2G 3G तो हिस्ट्री हो चुकी है, अब तो 4G 5G की बात होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो भी लाइसेंसेस बांटती है लोगों को, मतलब बिजनेस हाउसेस को काम करने के लिए, उस लाइसेंसेस से भी जो पैसा आता है वो क्या है, वो भी नॉन टैक्स है। ये कोई टैक्स थोड़ना हर एक ने थोड़ना देना है, उन्हीं ने देना जिन्होंने बिजनेस खोल लें, उन्हीं को लाइसेंस की जरूरत है। नेक्स्ट आ जाता है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ग्रांट्स एंड डोनेशन टू द गवर्नमेंट आर कॉमन ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज। मान लो हमारे कंट्री में अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड्स आ गए, फेमिन्स आ गए, कोई भी नेचुरल जो है डिजास्टर वगैरह आ गया, तो हमें बाहर से
जो कंट्रीज हैं वो सपोर्ट करती हैं, तो वो जो सपोर्ट है, जो डोनेशंस एंड ग्रांट्स आती हैं, वो भी नॉन टैक्स रिसीट्स में आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को वो वापस थोड़ी ना करनी होती, गवर्नमेंट को तो फ्री का पैसा आ रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी भी नहीं चढ़ती और गवर्नमेंट के कोई एसेट्स भी नहीं कम होते। तो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स जो बाहर से आते हैं या डोनेशंस, उसको भी नॉन टैक्स रिसीट्स में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए कैपिटल रिसीट्स की। यहाँ रेवेन्यू रिसीट्स खत्म होगी। रेवेन्यू रिसीट्स में मैं रिपीट करता हूँ, एक तो टैक्स रिसीट्स, एक नॉन टैक्स रिसीट्स आती हैं, तो वो दोनों मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया और नॉन टैक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बजट का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है कैपिटल रिसीट्स। ये क्या है, बजट रिसीट्स का पहला पार्ट होता था रेवेन्यू रिसीट्स और ये दूसरा पार्ट है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स सिंपल वर्ड्स में वो रिसीट्स हैं जो गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ जाता है, मगर गवर्नमेंट की या तो एसेट्स कम हो जाते हैं या गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ जाती है। तो सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज मनी रिसीट्स, सारी वो मनी रिसीट्स विच इधर क्रिएट लाइबिलिटी, जिसकी वजह से या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो फॉर द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के ऊपर ऑन द गवर्नमेंट भी हो सकता था, और रिड्यूस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ जाती है या फिर गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी को बेचती है, गवर्नमेंट अपनी कंपनियों को बेचती है, और उससे जो भी पैसा आता है वो पैसा तो आ गया गवर्नमेंट के पास, मगर वो जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं वो कम हो गए ना। तो जब भी गवर्नमेंट के एसेट्स कम होते हैं और गवर्नमेंट के पास पैसा भी आ जाता है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो कोई भी कंट्री, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट अगर अपने एसेट्स को बेच रही है पैसे के लिए, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के मतलब कंट्री के एसेट्स कम हो रहे हैं। अब आप दिमाग से सोचिए, पहले गवर्नमेंट ने हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया उन कंपनियों को बनाने के लिए, ठीक है, और वो पैसा कहाँ से आया, हमारा ही पैसा टैक्स से इकट्ठा किया, ठीक है। अब अरबों खरबों रुपया इकट्ठा करके उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खोली, और अब 4-5 साल के बाद, 10 साल 15 साल के बाद वो ये कह रही हैं कि जो हमने कंपनियां खोली थी वो तो हमें लॉस दे रही है, या फिर गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है और उस कंपनी को बेचने पे लगा दिया, और खरीद कौन रहे हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट। हमारा पैसा जो टैक्स से इकट्ठा किया गया है उससे कंपनी खोली और उसको थ्रो अवे प्राइस पे, सस्ते दामों पे प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। तो ये तो लूट ही हुई ना, कि पहले हमारे पैसे से ही कंपनी खोली और उसको हाफ रेट पे फिर किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। प्राइवेट सेक्टर कौन, जो गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड है। समझ के बात। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे आज़ादी से लेकर अब तक चली हैं, उन्होंने यही किया है। तो चलिए आगे आगे चलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट सिंपल वर्ड्स में करते हैं। अंडर दिस गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, गवर्नमेंट अपना शेयर बेच देती है या फिर पूरी की पूरी कंपनी बेच देती है। मनी रिसीव्ड थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स बिकॉज इट कॉजेज रिडक्शन इन एसेट्स। तो जो भी पैसा आता है वो एसेट्स को रिड्यूस करता है, गवर्नमेंट के एसेट्स को, गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक एसेट्स, हमारे एसेट्स को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट चलते हैं बोरोइंग्स, जिसको पब्लिक डेट भी कहते हैं। तो बोरोइंग से भी गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ जाता है, इनकम तो आ गई, मगर गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी चढ़ गई ना, तो इसीलिए इसको भी कैपिटल रिसीट्स में ऐड किया जाता है। बोरोइंग्स क्रिएट्स लाइबिलिटी, therefore it is treated as capital receipts. गवर्नमेंट कैन बोरो, गवर्नमेंट किससे बोरो कर सकती है, जनरल पब्लिक से, आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है इंडिया में उससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज भी आ गई, और वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी आ गए। नेक्स्ट आ जाता है रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देते हैं उनके रिकवरी करने के चक्कर में ही वो जो है उनके जो है वो कम हो जाती है, मतलब एसेट्स कम हो जाते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है, व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर्स लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स ड्यूरिंग क्राइसिस एंड व्हेनेवर सच लोन्स आर रिकवर्ड। तो सच लोन्स को रिकवर तो किया जाता है तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा लोन नहीं ना वापस करती, क्योंकि वो भी कहेगी मैं भी सरकार हूँ, तू भी सरकार है, तो ऐसे कुछ ना कुछ सेटिंग कर लेते हैं, पैसे थोड़े बहुत वापस आ जाते हैं, सारे पैसे वापस नहीं आते। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में डिफरेंस क्या है। अगर आप हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बजट का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है रेवेन्यू रिसीट्स वर्सेस कैपिटल रिसीट्स। इसमें डिफरेंस क्या है।
रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या फ़र्क है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई हुई है रेवेन्यू रिसीट्स और यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स। तो सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब पैसा तो आ गया, मगर गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जो एसेट्स थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और जो लायबिलिटी है वो भी वैसे की वैसी ही रहेगी। बट कैपिटल रिसीट्स क्या करती हैं? इम्पैक्ट करती है एसेट लायबिलिटी को। कैपिटल रिसीट्स में पैसा तो आ जाता है, मगर या तो गवर्नमेंट कर्जा ले रही है जिससे लायबिलिटी बढ़ रही है, या अपनी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकारी कंपनियां उनको बेच रही है जिसकी वजह से एसेट्स कम हो रहे हैं। अब कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोस में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक चेक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है, दीज रिसीट्स डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू रिसीट से जो भी पैसा आया, जैसे टैक्स से या नॉन टैक्स से, उसे गवर्नमेंट के ऊपर फ्यूचर बर्डन नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट को जो भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट ये थोड़ी ना कहती कि मैं टैक्स वापस करूंगी। तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी और एसेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और फ्यूचर में बर्डन भी नहीं कोई पड़ा। ऑन द अदर हैंड, जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन छोड़ जाती हैं या फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन छोड़ जाती हैं, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग से गवर्नमेंट के रिसीट्स मतलब पैसा तो आ जाएगा, बट वो पैसा गवर्नमेंट को कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, जिससे कि लायबिलिटी चढ़ती रहेगी, मतलब फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन चढ़ गया। थर्ड पॉइंट आ जाता है, हाई रेवेन्यू रिसीट्स पॉइंट आउट टू द साउंड फाइनेंशियल हेल्थ। अब आप दिमाग से सोचो, रेवेन्यू रिसीट्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट टैक्स और नॉन टैक्स से काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रही है। और अगर टैक्स और नॉन टैक्स से काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो पा रहा है तो इससे पता लगता है कि इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, तभी तो लोग टैक्स और नॉन टैक्स ज्यादा भर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी हाई कैपिटल रिसीट्स हैं तो इसका मतलब ये है कि पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंट्री अगर कैपिटल रिसीट से ज्यादा पैसा हासिल कर पा रही है बजट में, तो मतलब उस कंपनी का उस कंट्री का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया और उस कंट्री में मतलब सब कुछ नुकसान में चल रहा है। अब आप खुद सोचो, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? वो पैसा जो आप या तो लोन से लेते हो या फिर आप अपनी कंपनियां बेच बेच के इकट्ठा करते हो। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और वो पैसा अपने एसेट्स को बेच के कमा पा रही है या फिर किसी से लोन से ले पा रही है, तो देश का तो फिर आपको पता ही है, कंट्री का तो फिर बेड़ा गर्क ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बजट का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है बजट एक्सपेंडिचर। अब ये बजट एक्सपेंडिचर होता क्या है ये डिस्कस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बजट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि नेक्स्ट 1 ईयर में गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। ठीक है, जहां पे भी गवर्नमेंट खर्च करेगी नेक्स्ट 1 ईयर में उसका एक्सपेक्टेड खर्चा क्या होगा, उसे हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो चलिए सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन 1 ईयर, कि नेक्स्ट 1 ईयर या फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का जो भी खर्चा होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड खर्चा, एक्सपेक्टेड की बात चल रही है पूरे बजट में, ठीक है, उसे हम बजट एक्सपेंडिचर कहेंगे। इट इंक्लूड्स बोथ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ जाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाता है। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताता हूँ, मगर आने वाली वीडियोज में इसमें मैं थोड़ा डिटेल चलूंगा। तो बजट एक्सपेंडिचर के जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 पार्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के वो सारे खर्चे आ जाते हैं जो कि ना ही कोई एसेट क्रिएट करते हैं और ना ही कोई लायबिलिटी को कम करते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट खर्चा करती है वेलफेयर वगैरह के ऊपर, अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाह वगैरह दे देती है या फिर कोई डिफेंस पे खर्चा कर देती है। उससे क्या होगा, अगर कोई जंगी जहाज खरीद लिया, कोई हथियार खरीद लिए बाहर से, कोई एसेट थोड़ी ना बना, इकोनॉमिक एसेट्स में वो चीज नहीं आती। तो गवर्नमेंट खर्चा करती है, ना ही गवर्नमेंट के उसमें एसेट्स बनते हैं और ना ही कोई जो कर्जे लिए हुए हैं लायबिलिटी है वो उतरती है, तो मतलब फ्री फंड का खर्चा हो गया। तो एक अच्छी गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम से कम होना चाहिए। तो सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच डू नॉट क्रिएट एसेट्स, जैसे एसेट्स भी क्रिएट नहीं होते, एंड डू नॉट कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी। गवर्नमेंट के ऊपर जो लायबिलिटी, कर्जे का जो बोझ चढ़ा हुआ है वो भी कम नहीं होता, तो फ्री फंड का खर्चा हो गया। नेक्स्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इससे अपोजिट है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच क्रिएट एसेट्स एंड रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, उससे या तो गवर्नमेंट के एसेट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कोई कंपनी खोल दी, नहीं कोई जमीन खरीद ली, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो उससे गवर्नमेंट की क्या हुआ, गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो तो क्रिएट हो गए। या फिर गवर्नमेंट ने खर्चा करके जो लोन चढ़ा हुआ था गवर्नमेंट के सर पे वो वापस कर दिया, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी उतर गई। तो जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो कंट्री के लिए उतना ही अच्छा है। और अब मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा ज्यादा डिटेल में कराऊंगा।
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बजट का एक और टॉपिक जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब तो खर्चा होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा हुआ है कि इट इज दैट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच डू नॉट क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डू नॉट रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का वो खर्चा जो गवर्नमेंट के एसेट्स भी नहीं बना रहा और ऊपर से गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी नहीं उतार रहा। तो मतलब गवर्नमेंट ऐसी जगह खर्चा कर रही है जहां पे मतलब ना ही एसेट्स बन रहे हैं और ना ही लायबिलिटी उतर रही है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट जितनी भी तनख्वाहें वगैरह बांटती है अपने एम्प्लॉइज को, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो लोन्स लिए हुए हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो देना है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है तो लायबिलिटी तो वहीं की वहीं है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दिया है, कोई कैपिटल थोड़ी ना वापस पे की है, लोन थोड़ी ना रीपे किया है। थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। जो भी गवर्नमेंट सब्सिडीज वगैरह देती है कंपनियों को एनकरेज करने के लिए ताकि वो वहाँ के काम करें और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, जीडीपी बढ़े। तो इस टाइप के जो पैसे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं सब्सिडीज वगैरह पे, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट, डिफेंस परचेजेस। डिफेंस के ऊपर जो भी खर्चा करती है सारी गवर्नमेंट्स, किसी भी कंट्री की हो, कोई बंदूकें आ गई, कोई जहाज आ गए, कोई कुछ आ गया, सारा पैसा अगर उसी पे उड़ा देंगे, इतना तो लोगों के ऊपर खर्च कर देते तो गरीबी हट जाती, ठीक है ना। तो डिफेंस भी अपने लिए ज़रूरी है और डिपेंड करता है बजट में आप कितना पैसा डिफेंस पे एलोकेट करते हो और कितना पैसा आप वेलफेयर पर्पजेस के लिए यूज़ करते हो। तो बजट एक्सपेंडिचर सिंपल वर्ड्स में क्या था कि गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट अगले एक साल में कितना खर्चा करेगी, ऐसे टाइप के खर्चे जो ना ही गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट करेंगे और ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी को कम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बजट का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा होता है गवर्नमेंट का जिसमें कि गवर्नमेंट के या तो एसेट्स क्रिएट होंगे या फिर लायबिलिटी कम होगी। मतलब ये बहुत अच्छे खर्चे की बात कर रहे हैं हम कि या तो गवर्नमेंट अपना पुराना लोन रीपे कर देती है या फिर अपने एसेट्स को बढ़ाती है, इस टाइप का खर्चा। तो सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच क्रिएट्स एसेट्स। या तो गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ेंगे और रिड्यूसेस द लायबिलिटी। जो गवर्नमेंट ने पुराने कर्जे लिए हैं, जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है वो रिड्यूस होगी। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। गवर्नमेंट ने कोई लैंड या बिल्डिंग खरीद लिया। एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। कोई मशीनरी खरीद ली बड़ी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी के लिए, या कोई इक्विपमेंट्स वगैरह ले लिए। परचेज ऑफ शेयर्स, क्या पता गवर्नमेंट ने किसी और प्राइवेट सेक्टर के या किसी और कंपनी के या अपनी कंपनी के ज्यादा शेयर्स खरीद लिए जो पहले बेचे हुए थे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल एक ऐसा एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट अगले एक साल में एक्सपेक्टेड खर्च करेगी जिससे कि गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ेंगे या लायबिलिटी कम होगी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बजट का एक और टॉपिक जिसे हम कहते हैं प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर रिलेटेड टू स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो स्पेसिफिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे इंडिया में 5 ईयर प्लान बनते हैं कि आने वाले टाइम पे इतना इतना सेक्टर को ऐसे ऐसे डेवलप करेंगे, तो उन सेक्टर की डेवलपमेंट्स के ऊपर जो भी गवर्नमेंट प्लान के तहत पैसा खर्च करती है उसे हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। दूसरा पार्ट, व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स। जब भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को असिस्टेंस करने के लिए लोन्स वगैरह देती है या खर्चा करती है, उनका कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस कर देती है या कुछ भी करती है, तो इस टाइप के खर्चे को भी प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स बोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज रेवेन्यू। तो प्लान्ड का हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये मैंने पुरानी वीडियोज में डिस्कस किया है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि गवर्नमेंट रूटीन फंक्शनिंग पे खर्च करती है। फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑर्डर पे, तो उसके लिए कोई प्लान थोड़ी ना करना पड़ता है, वो तो खर्चा करना ही करना है डिफेंस वगैरह पे या सब्सिडीज वगैरह पे। तो सिंपल वर्ड्स में नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड। इनकर्ड होता है जो खर्चे गए, लगाए गए, जो खर्च हुआ ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में प्लान वो होता है जो गवर्नमेंट प्लान करके चलती है। सिंपल वर्ड्स में किसी को समझाना हो कि प्लान के हिसाब से आने वाले टाइम पे जो भी सरकार ने प्लान बनाया है वो खर्चे। और नॉन प्लान, जो प्लान तो बनाया नहीं मगर वो तो खर्चा करना ही है, जो रूटीन फंक्शन है गवर्नमेंट के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बजट का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए शुरू करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने एक साइड हेडिंग बना लिया और दूसरी साइड मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की
बना लिए। तो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है विच डू नॉट इफेक्ट या विच डज नॉट इफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ने खर्चा तो कर दिया मगर ना ही एसेट पे कोई फर्क पड़ा और ना ही कोई लायबिलिटी पे फर्क पड़ा। ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या होता है? इम्पैक्ट पड़ता है एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस पे। ये चीज़ मैंने पुरानी वीडियोस में भी डिस्कस की है डिटेल में कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया और ना ही कोई एसेट जनरेट हुआ और ना ही कोई लायबिलिटी उतरी। और दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट खर्चा तो करती है या फिर अपना ज़्यादा लैंड एंड बिल्डिंग पे खर्चा करती है जिससे एसेट्स बढ़ते हैं, या फिर अपने रीपेमेंट ऑफ लोन्स करती है जिससे लायबिलिटी कम होती है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है मेन फोकस क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो मेन फोकस होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर एक्टिविटीज़ करे। दूसरी तरफ मेन फोकस क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब विद इन द कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएं ताकि इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों जनरेट हो। हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफ़ी हाई है, इट शोज द हायर लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। अगर गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि कंट्री में गरीबी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तभी तो गवर्नमेंट को वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे लगाने पड़ रहे हैं पैसे। ऑन द अदर हैंड अगर हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये दिखाता है, इट शोज द लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट ही सारे के सारे खर्चे कर रही है, जैसे गवर्नमेंट अपने एसेट्स क्रिएट कर रही है और लायबिलिटी कम कर रही है, मतलब लोन्स को वगैरह रीपे वगैरह कर रही है, तो इससे पता लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा होता तो गवर्नमेंट अपनी कंपनियां खोलती जिसमें गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ेंगे, तो प्राइवेट ना खोल लेता अपनी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा होता तो ये चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास फिलहाल पैसा नहीं है और वो प्राइवेट सेक्टर अगर पैसा है भी है तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्या पता अपॉर्चुनिटीज़ ना हो या इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन आया हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बजट का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है रेवेन्यू बजट वर्सेस कैपिटल बजट। कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू बजट और दूसरी साइड पे कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट में क्या क्या आ जाता है? रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स ऐड हो जाएंगी और कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा, रेवेन्यू क्या करता है? इट डज नॉट इफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस। जो रेवेन्यू बजट है वो एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं डालता, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, मगर कैपिटल बजट जो है एसेट और लायबिलिटी पे फर्क डालता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो गया, मेन फोकस जो होता है इसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल पे होता है और जो कैपिटल बजट है उसमें जीडीपी ग्रोथ, कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन द कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बने। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, हाई रेवेन्यू रिसीट्स इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर आपको रेवेन्यू रिसीट्स ज्यादा आ रही हैं, रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू रिसीट्स मतलब वो रिसीट्स जो टैक्स या नॉन टैक्स से आ रही हैं, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं चढ़ेगी और गवर्नमेंट के कोई एसेट्स भी कम नहीं होंगे। तो अगर आपको टैक्स नॉन टैक्स से काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है जो कि रेवेन्यू रिसीट्स है, तो ये शो करता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तभी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हाई कैपिटल रिसीट्स हैं, इट इज़ अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। कोई भी ऐसी कंट्री जो कैपिटल रिसीट्स मतलब अपनी आमदनी जनरेट कर रही है बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी और बाय बोरोइंग, उस कंपनी कह रहा हूँ, उस कंट्री का समझ लो कहानी खत्म होने वाली है। ठीक है, तो हाई कैपिटल रिसीट्स इज अ साइन ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी, कि अपनी कंट्री का सामान गवर्नमेंट कब बेचेगी? जब उसके पास पैसे नहीं है। समझ के बाद, जब उसके पास पैसे नहीं है या उसको एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर सकती, तो ये एक बैकवर्डनेस का साइन है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ बजट। बजट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बजट के कितने टाइप्स होते हैं ये डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो होता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की आमदनी जो है वो बराबर होती है। ठीक है, तभी इसको कहते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस मतलब खर्चा और आमदनी बराबर। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिसीट्स आर इक्वल टू एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर हैंड अनबैलेंस बजट वो बजट है जिसमें रिसीट्स आर नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बराबर नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट दो टाइप के हैं, एक तो होता है सरप्लस बजट, ठीक है, और एक होता है डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट एक ऐसी सिचुएशन है जहां रिसीट्स ज्यादा हैं और जो खर्चे हैं वो कम है, एक्सपेंसेस कम है। और डेफिसिट बजट एक ऐसा बजट है जहां खर्चे ज्यादा हैं और रिसीट्स क्या हैं? कम है। ठीक है, तो
उसको डेफिसिट का मतलब ही होता है घाटा। तो डेफिसिट बजट के 3 पार्ट्स हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों को मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट थी, इसमें सिर्फ मैंने बताया टाइप्स ऑफ बजट, जिसमें कि बैलेंस बजट, अनबैलेंस बजट और सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, और डेफिसिट बजट के टाइप्स। अब इन सारे टाइप्स की डिटेल में करवा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बजट का जो पहला टाइप है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो कि है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्या होता है? बैलेंस बजट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू गवर्नमेंट रिसीट्स। गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे हैं और गवर्नमेंट के जो भी आमदनी है वो बराबर होती है। ठीक है, तो इसको सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि इट इज अ सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट रिसीट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब अगर गवर्नमेंट के खर्चे और आमदनी बराबर है तो क्या इसका कोई फायदा होगा? तो चलिए देखते हैं इसके मेरिट्स में। गवर्नमेंट डू नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंसेस। मैंने गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, आप प्रॉपर लिख देना अपने नोट्स में, जो पॉज कर करके साथ साथ लिखते हैं, कई बच्चे लिखते हैं, तो वो पूरी गवर्नमेंट की फुल फॉर्म लिखना। टीचर को शॉर्ट फॉर्म पसंद नहीं आती पेपर में। ठीक है, मैं जब चेक करने जाता था तब भी मैं शॉर्ट फॉर्म्स को देखता था कि भाई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट डू नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट को वेस्टफुल एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि गवर्नमेंट के दिमाग में है कि जितना मेरा आमदनी है उतना ही खर्चा करना है। इट रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिस्कल डिसिप्लिन आता है। गवर्नमेंट में डिसिप्लिन आता है, इकोनॉमी में डिसिप्लिन आता है कि भाई जितना खर्चा है उतना ही आमदनी करो। ठीक है, तो स्टेबिलिटी रहती है, और उस पैसे से जो खर्चा है उतना ही करो जितना हमें आमदनी आई है। अब क्या इसके कोई नुकसान है? बहुत नुकसान है। पहला नुकसान, नो सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। जो गरीब कंट्रीज हैं उनमें कई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट नहीं सॉल्व करेगी तो कौन सॉल्व करेगा? कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा सॉल्व करने। तो गवर्नमेंट को अगर बैलेंस बजट, गवर्नमेंट कहेगी मेरे को तो कोई चक्कर नहीं, मैंने तो बैलेंस बजट करना है, तो देश कैसे चलेगा? नॉट सूटेबल फॉर अंडर डेवलप कंट्रीज। अंडर डेवलप कंट्रीज ने काफी बिग पुश ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, जिसकी वजह से अगर वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगी, ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ाएगी, तो कंट्री तरक्की तो कर ही नहीं पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बजट का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसको हम कहते हैं अनबैलेंस बजट। अब ये अनबैलेंस बजट क्या होता है? अनबैलेंस बजट इज अ सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट रिसीट्स। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट की इनकम बराबर नहीं होती। फर्दर इसको हम 2 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सरप्लस बजट और दूसरा डेफिसिट बजट, जो बाद में डिस्कस करूंगा। तो सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता है और गवर्नमेंट के जो रिसीट्स हैं, इनकम्स हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने ये इक्वेशन लिखी है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लेस देन गवर्नमेंट रिसीट्स। तो खर्चा कम है और आमदनी गवर्नमेंट की ज्यादा है। अब इसके फायदे क्या हैं? पहला फायदा कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है और गवर्नमेंट इस सरप्लस बजट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लगातार प्राइसेस बढ़ते रहते हैं इकोनॉमी में, और प्राइसेस बढ़ने की वजह क्या है? मनी सप्लाई काफी ज्यादा होना। और अगर गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी, उल्टा टैक्स निकाल के इकोनॉमी से पैसा निकाल लेगी, तो उससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट या फ्रेश खर्चा करेगी तो पैसे और आएंगे ना इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सरप्लस बजट को एम करेगी ताकि उसका खर्चा ही ना हो। नेक्स्ट आ जाता है, गवर्नमेंट हैज इनफ रिजर्व्स टू डील विद द फ्यूचर इमरजेंसीज। गवर्नमेंट को कोई भी इमरजेंसी या कंटिजेंसी पड़ सकती है फ्यूचर में। जैसे कोरोना वायरस आया था तो कई कंट्रीज की गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं था। जिनके पास पैसा था उन्होंने, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज, कनाडा, यूएस, उनके पास पैसा बहुत था, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को जो विले बैठे थे उनको भी पैसे देते रहे ताकि वहां इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है इसका डीमेरिट। क्या सरप्लस बजट के कोई डीमेरिट्स हैं? जी बिल्कुल हैं। सरप्लस बजट की वजह से क्या होता है? इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट ही खर्चा नहीं करेगी तो इकोनॉमी में पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो डिमांड गिर जाएगी। दूसरा, नॉट सूटेबल फॉर अंडर डेवलप कंट्रीज। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अंडर डेवलप कंट्रीज को अपने आप को डेवलप करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, और अगर गवर्नमेंट ही मुकर जाएगी कि मैं नहीं इन्वेस्टमेंट करती, मुझे तो सरप्लस बजट करना है, तो खर्चा कौन करेगा? तो इससे डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप आ जाता है अनबैलेंस बजट का, डेफिसिट बजट। डेफिसिट होता है घाटा। तो इट इज अ सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रिसीट्स। गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो ज्यादा है और आमदनी जो है वो कम है। तो इसको इक्वेशन के तौर पे भी लिखा जा सकता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसीट्स। ये टी को मैं एक डंडा लगाना भूल गया, स्पीड में कभी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसका मेरिट्स। इसके फायदे क्या है? पहला, कंड्यूसिव फॉर अंडर डेवलप कंट्रीज। अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए बहुत कंड्यूसिव या सूटेबल है, क्योंकि उन गवर्नमेंट्स के पास
अंडर डेवलप कंट्रीज की गवर्नमेंट के पास मेन मकसद क्या होता है कि कंट्री को ग्रोथ एंड डेवलप करो, तो ग्रोथ एंड डेवलप करने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना ही पड़ेगा। मोर ओवर इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन या डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है या डिप्रेशन आया हुआ है तो गवर्नमेंट खर्चा करके तो अपनी इकोनॉमी को निकालेगी उस सिचुएशन से, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि बजट में घाटा पड़ेगा। तो क्या इसके कोई डीमेरिट्स हैं? जी बिल्कुल है। इट मे कॉज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होगा और आमदनी कम होगी तो क्या होगा, उस खर्चे से इकोनॉमी में ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कि महंगाई होगी। इससे वेज प्राइस स्पाइरल भी आ जाता है। वेज प्राइस स्पाइरल का मतलब क्या होता है कि मान लो इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ गए, तो प्राइसेस बढ़ने से क्या होता है, जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो हड़तालों पे, स्ट्राइक पे, या फिर इसको मुजाहरा करना ये भी कहते हैं कि स्ट्राइक वगैरह पे बैठ जाते हैं कि भाई हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, तो थोड़ी बहुत उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं। जैसे उनकी तनख्वाहें या वेजेस बढ़ती हैं, वो डिमांड बढ़ा लेते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड के बढ़ने से तो प्राइस बढ़ जाता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो फिर से ये चक्री सी शुरू होगी, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। समझ की बात? तो इससे वेज प्राइस स्पाइरल बॉर्न होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बजट का एक और टॉपिक जिसका नाम है रेवेन्यू डेफिसिट। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, कम। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था जो गवर्नमेंट वेलफेयर के ऊपर खर्चा करती है, और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता था, जो गवर्नमेंट टैक्स और नॉन टैक्स से आती है। और जो भी टैक्स या नॉन टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा वेलफेयर के पैसे से अगर कम पड़ जाता है तो उसे हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो रेवेन्यू अकाउंट पे डेफिसिट हो जाता है। अब जो भी गवर्नमेंट ने ये जो रेवेन्यू डेफिसिट किया है, इसके क्या असर पड़ेंगे, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, वो डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इधर। तो फर्स्ट इम्प्लीकेशन मैंने लिखा है, गवर्नमेंट में हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स। अगर गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डेफिसिट कर लिया तो पहली इम्प्लीकेशन तो ये है कि गवर्नमेंट को जो अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स में उनके ऊपर खर्चा कम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो पैसे ही नहीं बचेगा। नंबर 2, गवर्नमेंट में अंडरटेक द बोरोइंग्स विच रेजेस लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर खर्चा करना चाहती है तो उसके लिए गवर्नमेंट को कर्जा लेना पड़ेगा, बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशंस या आने वाले बजट्स पे नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी चढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है, गवर्नमेंट में बी कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटिटीज, कि सरकार अपनी प्रॉपर्टियां भी बेच सकती है, प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा उससे खर्चा कर सकती है, ठीक है। तो जब भी रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो उसके ये 3 मेन इम्प्लीकेशंस होते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा फिस्कल डेफिसिट पे, थोड़ी सी डिटेल होगी, जितना +2 लेवल में चाहिए उतना ही। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बजट का एक और टॉपिक जिसका नाम है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं, और इसके इम्प्लीकेशंस भी क्या होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, फिस्कल डेफिसिट इज अ सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट के खर्चे की बात हो रही है, इज मोर देन टोटल रिसीट्स। गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है, इसमें टोटल की बात हो रही है, इसमें रेवेन्यू कैपिटल की बात नहीं हो रही, उनको मिला के टोटल की बात हो रही है। In simple words, we can say that it is the excess of capital expenditure over the total receipts. मैं capital expenditure बोल गया, वो गलत है। सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। जो भी टोटल खर्चा है वो टोटल आमदनी से बहुत ज़्यादा है। इसका फॉर्मूला भी आप जनरेट कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट। अब कई बुक्स में ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट भी लिखा होता है कि टोटल कितना नुकसान हुआ भाई। तो जो भी गवर्नमेंट का नुकसान होता है तो गवर्नमेंट तो कर्जे कुर्जे लेके ही पूरा करती है ना, तो इसमें आ जाता है बोरोइंग्स फ्रॉम RBI प्लस बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट बोरोइंग्स एट होम। कितनी भी टाइप की बोरोइंग्स है उनको टोटल कर लो तो आपको पता लग जाएगा गवर्नमेंट को कितना घाटा हुआ, क्योंकि जितना भी घाटा या जितना भी लॉसेज होंगे उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कर्जा ले सकती है ना। तो नेक्स्ट इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। जब भी गवर्नमेंट बजट डिस्कस करती है या बजट के रिलेटेड कुछ डिस्कस करती है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि GDP का इतना % नुकसान हुआ, GDP का फला %। जैसे एग्जांपल, GDP का 2% लॉस हुआ। 2% का मतलब क्या होता है, GDP का 2% मतलब जितनी भी GDP है, ठीक है, उसमें 2% का नुकसान होना मतलब
2% खर्चा ज्यादा था और 2% आमदनी कम थी, तो टोटल मतलब तो एक्सपेंडिचर और उसमें जो फर्क था वो 2% था। बेसिकली मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि परसेंटेजेस में होता है ये हमेशा, जो भी जीडीपी डेफिसिट जब निकालते हैं वो जीडीपी के परसेंटेज में निकलता है। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस का मतलब है कि अगर फिस्कल डेफिसिट होगा तो उसके प्रभाव, उसके असर क्या पड़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब आप दिमाग से सोचो, गवर्नमेंट को हो गया घाटा, गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरिंग्स करेगी, सेंट्रल बैंक से या कहीं से भी बोरिंग करेगी। जब बोरिंग करेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब भी मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो लोग डिमांड ज्यादा क्रिएट करते हैं, डिमांड करने से प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल चलता रहेगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है नेशनल डेट। गवर्नमेंट को जब भी फिस्कल डेफिसिट होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग्स कर लेती है। बोरोइंग्स कर लेती है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना, देश के ऊपर डेट चढ़ गया, डेट किसके ऊपर चढ़ा, पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। मतलब कि सर्कल चल पड़ता है कि जब भी हाई फिस्कल डेफिसिट होगा और फर्दर लो जीडीपी होगी, और अगर लो जीडीपी होगी तो फिर से हाई फिस्कल डेफिसिट होगा। मैं आपको इसको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हाई फिस्कल डेफिसिट है, मतलब सरकार को काफी ज्यादा घाटा हो रहा है, और जब भी सरकार को घाटा होता है तो क्या होता है, जब भी सरकार को घाटा होता है तो सरकार क्या करती है, सरकार अपने जो एक्सपेंसेस हैं वेलफेयर के ऊपर वो कम कर देती है, और जब भी वेलफेयर के ऊपर या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स को रोक देगी तो जीडीपी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो पहली सिचुएशन में क्या हुआ, सरकार को घाटा हुआ और सरकार ने खर्चे कम किए। जब सरकार खर्चा कम करेगी तो जीडीपी तो कम ही होगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट्स भी तो करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो करती है, जिसकी वजह से जीडीपी क्रिएट होती है, जीडीपी बढ़ती है। तो अगर गवर्नमेंट के पास पहले से लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट जीडीपी को बढ़ा नहीं पाएगी, जीडीपी पहले से लो रह जाएगी। और अगर जीडीपी लो रहेगी तो जब काम ही कम हुआ तो गवर्नमेंट को टैक्सेस तो लोग कम भरेंगे, जब कम टैक्सेस भरेंगे और सरकार का खर्चा तो पहले से ही ज्यादा होता है तो फिर से डेफिसिट हो जाएगा। समझ गई बात। तो कहने की बात यह है कि अगर लो फिस्कल डेफिसिट होगा तो दूसरे नंबर पे जीडीपी लो हो जाएगी, और अगर जीडीपी गिर जाएगी उसे फिर से जो है डेफिसिट हो जाएगा। तो यही एक विशियस सर्कल की तरह चलते रहेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है क्राउडिंग आउट। अब ये क्राउडिंग आउट क्या है, क्राउडिंग आउट सिंपल वर्ड्स में, जब भी गवर्नमेंट को नुकसान होता है, डेफिसिट होता है, तो गवर्नमेंट मार्केट से काफी ज्यादा कर्जा उठा लेती है उस नुकसान को पूरा करने के लिए, कि भाई जो खर्चा है वो तो करना ही करना है, उस खर्चे को अपने चलाने के लिए मार्केट से काफी ज्यादा लोन्स ले लेती है। अगर इकोनॉमी के विद इन द कंट्री काफी ज्यादा लोन्स ले लिए जाएं तो प्राइवेट सेक्टर के लिए तो लोन्स ही नहीं बचेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई हो जाएगा क्योंकि लोन्स की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी। तो अगर लोन्स की कमी हो जाएगी तो होगा क्या, इससे प्राइवेट सेक्टर के लिए लोन्स नहीं बचेंगे, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इससे काफी नेगेटिवली असरदार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सिंपल वर्ड्स में। हाई बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर प्राइवेट सेक्टर। अगर सारा कुछ सरकार ही बोरो कर लेगी तो प्राइवेट सेक्टर के बोरोइंग के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, विच लेड टू फॉल इन द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कम होगा। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है एरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। कैसे, वो अभी बताता हूँ। जब भी गवर्नमेंट अपना खर्चा ज्यादा करेगी और आमदनी उसकी कम होगी तो कर्जे लेना शुरू कर देगी। इससे जो इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज हैं वो जो कंट्री है उसको डाउनग्रेड कर देती हैं, उसकी रैंकिंग को डाउनग्रेड कर देती हैं। और अगर रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दिया तो जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नहीं आती, क्योंकि किसी भी ऐसी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा जिसकी रैंकिंग ही बहुत ज्यादा नीचे हो। तो इससे क्या होता है, इट एरोड्स द गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मनी मार्केट। क्रेडिट रेटिंग ऑफ द गवर्नमेंट इज लोड विच नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर ऐसी कंट्री में क्यों आएगा जिसकी रैंकिंग ही बड़ी कम है, वो अपने पैसे को रिस्क में क्यों डालेगा। ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स थे सारे के सारे इम्प्लीकेशंस किसके, फिस्कल डेफिसिट्स के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बजट का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, छोटा सा टॉपिक जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली होता क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। जितना भी फिस्कल डेफिसिट है, मतलब घाटा हुआ है बजट में, समझ लो फलां करोड़ जितने भी हुआ है, अगर उसमें में से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दें तो जो भी आपको अमाउंट बचेगा उसको प्राइमरी डेफिसिट कहेंगे। तो प्राइमरी डेफिसिट का मैंने फॉर्मूला लिखा है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो वी कैन से दैट it shows the borrowing requirement of the government excluding the rate of interest।
कि गवर्नमेंट को कितना बोरोइंग करनी पड़ेगी अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल दें। एग्जांपल दे देता हूं आपको कि गवर्नमेंट को 100 करोड़ का लॉस हुआ, ठीक है, मगर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो पुराने लोन्स के देने हैं या करंट लोन के देने हैं, किसी भी लोन के देने हैं, वो है मान लो 2 करोड़, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना हो गया? 98 करोड़। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जो भी हमें टोटल नुकसान हुआ है उसमें में से इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दें। समझ गए बात? हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बजट का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है जीरो प्राइमरी डेफिसिट। अब ये जीरो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, पहले सिंपल इंग्लिश में करते हैं, फिर आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट इज अ सिचुएशन in which government resorts to borrowing only to clear the backlog of interest payments। ये एक ऐसी भयानक सिचुएशन है, ऐसी खतरनाक सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट के पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कर्जे लिए हुए हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसे नहीं बचते, और कई टाइम से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता, पिछले महीनों से या सालों से, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को देने के लिए भी कर्जा लेना पड़े। तो उस सिचुएशन को कहते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच आर मेंट फॉर कलेक्टिव यूज। ये वो गुड्स हैं जो कलेक्टिव यूज ऑफ द सोसाइटी के लिए होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के कलेक्टिव यूज के लिए होते हैं। इट हैज़ टू मेन फीचर्स। इसके दो मेन फीचर्स हैं। पहला, नॉन राइवेलरस, मतलब नॉन राइवेलरी, कोई राइवेलरी नहीं होती। सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है, द यूज ऑफ पब्लिक गुड बाय वन इंडिविजुअल डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। लाइक पब्लिक पार्क्स हैं, लाइक रोड्स हैं। अगर एक बंदा सड़क चला रहा है, सड़क चला रहा है मतलब सड़क पे गाड़ी चला रहा है, तो वो दूसरे के लिए सड़क कम थोड़ी ना हो जाएगी, दूसरा बंदा भी तो चला सकता है। तो कोई राइवलरी नहीं है। सेकंड पॉइंट आ जाता है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, मतलब नॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस पे अप्लाई होता है। इट मीन्स द यूज ऑफ पब्लिक गुड बाय those individuals who pay for it does not exclude the others from using who do not pay it। मतलब फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को और दूसरा टैक्स नहीं दे रहा, तो जो टैक्स दे रहा है वो भी सड़क पे या पब्लिक पार्क्स में घूम सकता है, जो टैक्स नहीं दे रहा वो भी घूम सकता है, जो दे रहा है वो भी घूम सकता है, दोनों के दोनों ही घूम सकते हैं। तो पब्लिक गुड्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। पहला, नॉन राइवलरी, मतलब कोई राइवलरी नहीं होती और किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो ये थे पब्लिक गुड्स। एग्जांपल्स, रोड्स, पब्लिक पार्क्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो प्राइवेट गुड्स पे आने वाली है। अगर आप हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, चलिए ब्रीफली इनको शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो प्राइवेट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं विच आर राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल इन नेचर। राइवलरस मतलब राइवलरी है और एक्सक्लूडेबल मतलब एक्सक्लूड किया जा सकता है। कैसे, चलिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। राइवलरस क्यों? क्योंकि कंजम्पशन और यूज बाय वन पर्सन रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। अगर एक बंदा कुछ कंजम्पशन कर लेता है तो दूसरों के लिए कम रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शोरूम है, शोरूम में सिर्फ 3 गाड़ियां हैं, तो जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने खरीद ली, उन्होंने कंज्यूम कर लिया, बाकियों के लिए बचा ही नहीं माल। समझ गई बात? तो प्राइवेट गुड्स में जो पे करता है, जो पर्सन एक कंज्यूम कर लेता है, तो दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब राइवलरी है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्लूडेबल, मतलब दोज हु पेड फॉर द प्राइवेट गुड या प्राइवेट गुड्स जो है वही इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है ओनली दोज हु पेड फॉर प्राइवेट गुड्स कैन एंजॉय। यहाँ पे कैन आना था, कैन, रुको 2 मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा रब कर देता हूँ। कैन एंजॉय इट एंड नॉट एनीवन एल्स। जो पैसे देगा सिर्फ वही इंजॉय करेगा, बाकी कोई इंजॉय नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कार के लिए पैसे दिए तो मैं ही कार की सर्विसेज इंजॉय कर सकता हूँ, जो मेरा पड़ोसी सामने देख रहा है उसको तो मजा ही नहीं आएगा, उसको तो उल्टा जलन होगी देख के। समझ के बात? तो ये थे प्राइवेट गुड्स। नेक्स्ट वीडियो आएगी फ्री राइडर्स प्रॉब्लम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा बजट का, जो कि होता है फ्री राइडर्स प्रॉब्लम। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है? फ्री राइडर प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें विदाउट पेइंग आप उस सर्विसेज को इंजॉय कर सकते हो। तो सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है, व्हेन अ पर्सन इंजॉयज द बेनिफिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेइंग द प्राइस, ही और शी इज कॉल्ड अ फ्री राइडर। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें विदाउट पेमेंट ही आप उस चीज का मजा ले लेते हो, उस चीज की कंजम्पशन का मजा ले लेते हो, उसे हम फ्री राइडर कहते हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर पब्लिक गुड्स में अराइज होती है। पब्लिक गुड्स में कैसे अराइज होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग टैक्स दे रहे हैं, वैसे तो हर कोई टैक्स देता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट नहीं देता तो इनडायरेक्ट देता होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो उसके ऊपर टैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल,
आप जैसे कई लोग जो हैवी टैक्सेस दे रहे हैं वो भी सड़क को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग टैक्स कम या ना के बराबर दे रहे हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है ऐसा कोई इंसान नहीं है जो टैक्स ना दे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से कोई नहीं बच सकता। जब भी कोई सामान खरीदेगा तो उसका यूज़ हो ही जाएगा। तो पब्लिक गुड्स के केस में ज़्यादातर फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइज ना हो तो पब्लिक गुड की जगह प्राइवेट गुड आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो सड़क पे चलने से किसी को रोक सकें और सड़क पे चलने से किसी को हिंडर कर सकें, तो प्राइवेट कंपनियां बनाने लग जाती, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो जितना यूज़ करेगा उतने पैसे ले लेती। ठीक है ना, बट किसी को रोक नहीं सकते। इसी वजह से ये गुड्स पब्लिक गुड्स मतलब पब्लिक के खाते में चले जाते हैं कि भाई प्राइवेट तो इनको बनाएगा नहीं, क्योंकि वो इनके यूजेज को नहीं रोक पाएगा। फ्री में जो बंदे यूज़ कर रहे हैं उनको नहीं रोक पाएगा, इसीलिए ये गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो पब्लिक गुड्स के केस में फ्री राइडर प्रॉब्लम आती है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।